मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली यूपी बोर्ड ने 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है और यूपी बोर्ड के द्वारा खुद जारी किए गए आज मैं आपको बायोलॉजी के मॉडल पेपर को बताने वाला हूं। पूरे 70 नंबर के बायोलॉजी के पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। जैसे हमें पता चला भैया कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, मैंने पेपर देखा और मैं शौक रह गया कि भाई कैसा पेपर आखिर बायोलॉजी का इस बार बनाया गया है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पेपर आएगा कैसा, तो भैया खुद बोर्ड ने ये पेपर दिया है तो कुछ ऐसे ही पेपर इस बार आने वाला है। हमारा पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। 2026 में ऐसे ही पेपर आएगा भाई और मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है ना, वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। अब भैया बायोलॉजी है तो इसमें फिगर बनाने को भी दिया जाएगा, तो जहां पे फिगर बनाना हो वहां पे फिगर भी बनाइए और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब चलो भैया एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। देखो हमारे बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल कितने रहेंगे? कुल 4 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। कितने क्वेश्चन टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहेंगे ना, 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के। देखो फर्स्ट वाला, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे देखो का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब 4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलेगा। तो बताओ इसमें से कौन सा भाग है जो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जैसे हम पुरुषों में नर जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं, मतलब पुरुषों में नर जनन अंग और महिलाओं में मादा जनन अंग, वैसे पुष्पों में भी होता है भाई। तो इसमें से कौन सा भाग है जो नर जनन अंग को दर्शाता है? फर्स्ट है पुमंग, सेकंड है जायांग, थर्ड है गुरु बीजाणुधानी और फोर्थ है परागण। अरे भैया पुमंग जो है ना, ये पुष्पों में नर जनन अंग से संबंधित भाग है। कौन सा? पुमंग। ठीक है, समझ में आ गया। खा वाला क्वेश्चन देखो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट है मां के लिंग गुणसूत्र से, सेकंड है अंडाणु के माप से, थर्ड है शुक्राणु के माप से, फोर्थ है पिता के लिंग गुणसूत्र से। भैया मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में XX पाया जाता है। जब पुरुष का X महिला के X से मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, और जब पुरुष का Y महिला के X से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं ना, जब उनको लड़की पैदा होती है तो वो इसका दोष महिलाओं को देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संतान का लिंग निर्धारण है, मतलब वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये पिता के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये पिता के कारण ही होता है भाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब प्रतिभाग दोनों का है 50-50%, क्योंकि जब इनका X और X मिलेगा तब लड़की होगी, जब इनका Y X से मिलेगा तब लड़का होगा। ठीक है, तो दोनों का 50-50% योगदान है। तो ऐसा बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि लड़की सिर्फ बहू के कारण पैदा हुई है। चलो गा वाला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। गा वाला, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कहां होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां होता है? चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं? भैया इन दोनों में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, मतलब इन दोनों क्षेत्रों में इसका यूज होता है। बहुत सिंपल है बच्चों, बिल्कुल हलवा है। मैं तो समझता हूं बस चम्मच उठाओ, खा लो, काम खत्म।
चलो भैया घा वाला देख लो। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? बताओ इसमें से कौन सा स्थान है जिसको हम भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझते हैं? फर्स्ट है अरावली पर्वत, सेकंड है इंडो गंगेटिक मैदान, थर्ड है पश्चिमी घाट, फोर्थ है पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि पश्चिमी घाट। देखो निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट, भारत में पश्चिमी घाट जो है ना, इसको जैव विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट समझा जाता है। तप्त स्थल का मतलब जहां की जैव विविधता संकट में होती है। ठीक है, तो ये बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का मिलेगा। ठीक है, अब भैया कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अगर जो भी आप पढ़ाते हैं इसका नोट्स मिल जाता, प्रीवियस ईयर पेपर का नोट मिल जाता, मॉडल पेपर का नोट्स मिल जाता, वीडियोस मिल जाते हैं, कहां मिलेगा सर जी बता दीजिए। देखो जो भी मैं पढ़ाता हूं सबको मैं अपने ऐप शुभम लेक्चरर पर अपडेट करता रहता हूं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, शुभम लेक्चरर सर्च करना है, वहां पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना भैया। वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। 99 रुपीज में मैं एक एक सब्जेक्ट के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स में दे रहा हूं। ठीक है, और अगर आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं, बहुत कम फीस है, ना के बराबर। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन होना है या कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9918332305। इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो भाई, मैं आपको बता दूंगा। नोट्स चाहिए तो भी मुझे बताओ, हम आपके सर जी हैं, हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो 9918332305। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें भाई साहब तो कुल 5 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं, एक एक नंबर के 5 नंबर के ये भी आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, मैं बता देता हूं। देखो का वाला क्वेश्चन है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। देखो भैया हम जो सामान्य मनुष्य है ना, हमारे अंदर 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं। जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ आनुवांशिक विकार होते हैं, कुछ लोगों को क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हो गया, किसी को टर्नर सिंड्रोम हो गया, किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, तो भैया क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम अगर किसी को हो जाता है ना तो यहां पे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, मतलब 46 के जगह पर 47 हो जाएगी अगर किसी को क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हुआ है तो। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो एक गुणसूत्र कम हो जाता है, मतलब 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 यानी कि 45 होती है। बस बच्चों हो गया, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई है ही नहीं टक्कर में आपके। ठीक है, चलो खा वाला देखो बच्चों, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? मतलब नर जर्म कोशिकाओं में ऐसा कौन सा विभाजन होता है जिसके द्वारा ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? जैसे हम पुरुष हैं भैया ना, तो हमारे अंदर शुक्राणु होते हैं। जब हमारा शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है ना तब संतान की उत्पत्ति होती है, निषेचन होता है और संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन नर जर्म कोशिकाएं ना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यहां पे लिख देना अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। एक नंबर ये भी कंप्लीट, मतलब नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। बस हो गया भैया, सिंपल है कि नहीं है? अरे बिल्कुल हलवा है भाई। चलो गा वाला, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बताओ, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वो द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब बच्चा पार्टी 2n, जिसको 2n बोलते हैं, बस यही लिख दो। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। घा वाला क्वेश्चन देखो, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। बताओ ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है? तो मैंने बताया था एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये सब जो एंजाइम होते हैं ना ये डीएनए को खंडों में तोड़ देते हैं। लिख लो, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम,
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये सब एंजाइम डीएनए को खंडों में तोड़ देते हैं। चलो भैया अगला नंबर क्वेश्चन देख लो। समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? तो मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूं, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड आयु पिरामिड होता है। बस इतना लिख देना, आयु पिरामिड। ठीक है, हो गया भाई, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया। अब चूंकि एक एक नंबर के हैं भैया, तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना चल जाए, बहुत बड़ा नहीं। नो बाबू। चलो भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो। लघु उत्तरीय प्रश्न ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है भैया। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। इसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन ना लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, यहां पे 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। चलो देखते हैं, जैसे का वाला है। अब देखो भैया, यहां से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं बता सकता। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि यहां पे स्पेस है नहीं कि इतना हम लिख सकें। मैं अलग से इस क्लास को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग बस कमेंट कर देना बायोलॉजी फुल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलो का वाला क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। भैया पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बताना है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खा देखो, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि जो वाटसन और क्रिक जी ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडलित मॉडल दिया ना, उसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट हो जाएगा। गा देखो, ये देखो फिगर बनाने को दे दिया गया। फिगर आप लोग हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फिगर है ना, उसको पढ़ लेना। अगर आप लोग कमेंट करोगे सर सारे इंपॉर्टेंट फिगर बायोलॉजी के बताओ, मैं ले आऊंगा भाई। आपका कमेंट आना चाहिए। कमेंट बॉक्स किस लिए है? ताकि आप अपने डाउट्स को बता सको। चलो गा वाला, प्रतिरक्षा क्या है भैया? व्हाट इज इम्यूनिटी? प्रतिरक्षा क्या है? अरे भैया हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा होती है ना, वो रोगों से लड़ती है। हमारे रोगजनक जो हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं ना, उसको वो रोकती है। और एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो पूरा हमें बचाने के लिए होता है भाई रोगजनकों से। घा, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? भैया सहभोजिता यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आर्किड पौधे को लाभ होगा, जबकि आम के पौधे को ना लाभ होगा ना हानि। इस घटना को हम सहभोजिता कहते हैं। मैं आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल, जब तक है हम नो टेंशन, क्योंकि हमारा नाम ही है मिस्टर शुभम। चलो अंगा नंबर, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। भैया ये लास्ट क्वेश्चन था, पारितंत्र इकोसिस्टम चैप्टर 12 का ये क्वेश्चन है। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो अभी हमने कितने नंबर का पेपर देखा? 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अतले गुतरे, 9 और 10, 19 नंबर कुल अभी हमारे हुए हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। सबसे ज्यादा नंबर के यही क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। देखो चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, यहां पे कितने क्वेश्चन हो गए पहले हम गिन लेते हैं। देखो काखा गगा 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन। भैया ये 12 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले। जो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, 12 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। 36 नंबर के आपके सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। सोचो 36 नंबर, यानी कि आधे से ज्यादा नंबर का सिर्फ 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। दोनों को लघु उत्तरीय को मिला ले तो 46 नंबर। अरे भैया लघु उत्तरीय को घोड़ कर पी लो, ठीक है। चलो का वाला क्वेश्चन देखो, चौथे का ध्यान से समझना बच्चों। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे आगे मैं बताता रहूंगा। खा वाला, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताए ये क्यों सही नहीं है? मतलब हमारे समाज में ना, हमारे सोसाइटी में अगर किसी लड़की को लड़की पैदा होती है ना, तो लोग दोष महिलाओं को देते हैं भाई, ठीक है।
मैंने अभी बताया कि जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। इसमें सिर्फ महिलाएं उत्तरदायी नहीं है, 50% पुरुष तो 50% महिलाओं का योगदान होता है किसी संतान की उत्पत्ति करने में। और लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो आखिर क्यों लड़की पैदा होने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाए भाई, जब दोनों का प्रतिभाग है? ठीक है, चलो गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करो। गा वाला, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर, मतलब एक संकर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की आपको व्याख्या करनी है। भाई ये वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी कि चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आपका मेंडल का नियम ना आए ये कहां पॉसिबल है? ठीक है, तो आएगा। घा वाला, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं बच्चों, 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी गाड़ी यहीं पे नहीं रुकेगी। देखो 5वां क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। देखो, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का ये क्वेश्चन है। मतलब मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। देखो फिगर कितना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, आज ही जान लो। पेपर बहुत इजी होता है, अगर आप पढ़े रहोगे ना, कितना भी टफ पेपर आ जाए वो आपको इजी लगेगा, और नहीं पढ़ोगे तो बहुत इजी आ जाएगा, वो भी टफ लगेगा। तो पढ़ो भैया। चलो, खा वाला, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गा, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं भैया? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और घा, बैक्यूलोवायरेसिस क्या है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके 4 क्वेश्चन यहां पर भी है, 5वें में 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पे भी रहेगा। तो अभी तो 24 नंबर का हुआ है, अभी 6वां क्वेश्चन भी हमारा 3-3 नंबर वाला रहेगा। देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर भैया, 3-3 नंबर के सब रहेंगे। फर्स्ट है पीसीआर, सेकंड है प्रतिबंध एंजाइम। इस पर टिप्पणी लिखना है, 1.5 नंबर आपको दोनों का मिलेगा, 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। खा, देखो, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है भैया? जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में आखिर उपयोग क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो, रट लो भैया, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। चलो, गा वाला, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण लिखिए भैया। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में रिकॉम्बिनेंट तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है, ऐसे जंतु को परजीवी जंतु कहते हैं। घा वाला, देखो, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए भैया। 3 नंबर, उत्पादन एवं अपघटन में क्या अंतर है? परजीविता एवं सहभोजिता में क्या अंतर है? इसको बताना है। हो गया 4 क्वेश्चन यहां पे भी 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहां पे भी ले जाओ। अरे ऐसे मिलेगा भाई, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई है ही नहीं टक्कर में। और जब तक है हम भाई आपको दिलाएंगे। आप लोग अगर कमेंट करोगे ना, मैं ये 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन 2-2 चैप्टर, 1-1 चैप्टर करके बता दूंगा। हमारा काम ही है आपको पढ़ाना, बस आप लोग कमेंट करो कि मुझे ये चाहिए। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता भैया आजकल, ठीक है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अब बात करते हैं भैया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये कितने नंबर के हमारे रहेंगे? तो सोचो हमारे कितने नंबर का पेपर हो चुका? 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय, ठीक है, और 10 नंबर का लघु उत्तरीय और 36 नंबर का लघु उत्तरीय। टोटल कितना नंबर हुआ? ध्यान से समझो, 36, 4, 40, 5, 45, 10, 55 नंबर का पेपर हो चुका है। अब 15 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प का चयन दिया जाएगा। ये नहीं पता तो वो करो भाई। देखो 7वां, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहां संचित रहते हैं? 5 नंबर, मतलब मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है ना, उसका चित्र के साथ वर्णन करना है। और इसमें शुक्राणु कहां स्थित होते हैं? नहीं पता भैया तो अथवा लगाए। दूसरा देखो, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों में से एक ही करो।
ये चैप्टर 2 मानव जनन का है, ये चैप्टर 1 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का क्वेश्चन है। चलो बच्चा 8वां क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर। जेनेटिक कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएजी, यूजीए, ठीक है, ऐसे ऐसे थे कि नहीं थे, ट्रिक कोड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अथवा लगा है दूसरा, जैव विकास का क्वेश्चन है। जैव विकास किसे कहते हैं? भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? बताओ रीजन क्या? जैसे पौधों में जाति विविधता 22% होती है, जबकि जंतुओं में 72% होती है। तो आखिर ये क्यों कम है? पौधों की विविधता जंतुओं से कम क्यों है? क्या कारण है जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? नहीं पता तो अथवा लगा है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारी अदालत अब इस नतीजे पर पहुंची है ना कि आपका कितने नंबर का क्या आता है। देखो 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का आत्म उत्तरीय, फिर 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर आपका 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, टोटल 70 नंबर का पेपर हो गया। तो हम आपसे यही कहेंगे भैया लोग कि 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा पढ़ो। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो, फिर आप इस पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। बहुविकल्पीय अतुलक उत्तरीय मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर देख लो, काम हो जाएगा। तो ये पूरा बायोलॉजी का पेपर था, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। बट आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।